बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन है बिजनेस वैल्यूएशन का। ये मर्जर एक्विजिशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में पास पेपर्स का क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली एग्जामिनर ने पूछा ये कि आपने रेंज ऑफ मार्केट वैल्यूज निकाल के देनी है गिवन कंपनीज की। रेंज ऑफ मार्केट वैल्यूज का मतलब है आपको नेट एसेट वैल्यूएशन से भी निकालना है, आपको पी रेशो भी शायद लगाना पड़ जाए सवाल में डाटा देख के, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज भी निकालना पड़ सकता है, डिविडेंड वैल्यूएशन टेक्निक भी यूज करना पड़ सकती है। तो एक कंपनी की वैल्यू जितने तरीकों से निकल सकती है वो सारे तरीके आपने यहाँ यूज करने, ठीक है जी, जो पॉसिबल हो डाटा देख के। आए जरा सर मैं सबसे पहले इस सवाल को रीड करना शुरू करूं। ये कह रहे थे डायरेक्टर्स ऑफ अजार लिमिटेड इज कंसिडरिंग लिस्टिंग ऑफ द कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाहौर एंड कराची स्टॉक एक्सचेंज। दे विशेस टू नो द प्राइस रेंज एट विच दे मे लॉन्च द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो एक चीज याद रखो, जब भी पहली दफा पब्लिक में शेयर इशू होते हैं, जो कंपनी इशू करने वाली होती है उसका हमेशा से ये कंसर्न रहता है कि यार ऐसा ना हो मैं पब्लिक को शेयर इशू करूं, मैं उनसे कहूं कि आओ शेयर खरीदो और मैं ऐसी प्राइस रख दूं कि वो ना खरीदे, यानी मैं प्राइस ज्यादा ना कर दूं। और ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं प्राइस इतनी कम कोट कर दूं कि सर तमाम लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करें और बाद में मुझे पता चले कि यार नहीं, इस शेयर की असल वैल्यू थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो सर मुझे ना हायर साइड पे जाना है ना लोअर साइड पे जाना है, मैंने एक ऐसी इशू प्राइस निकालनी है जिसमें मेरा इन्वेस्टर मतलब लॉजिकली पैसा इन्वेस्ट करे, ना अंडर सब्सक्राइब हो ना सर मैसिवली ओवर सब्सक्राइब, ठीक है जी। तो हम इशू प्राइस मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस कंपनी का मैं शेयर इशू करना चाह रहा हूं उसके इशू प्राइस मालूम करने के लिए डिफरेंट तरीके होंगे। हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे बहुत सारे तरीकों से, ठीक है, और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी सबसे अप्रोप्रिएट लग रही है इसमें वैल्यू। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन is based on the financial statements for the year ended 31 दिसंबर 2015। दिमाग में रखिए ये एक ऐसे साल का एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट और पीएनएल का जो गुजर चुका है, ठीक है जी। अब वो कह रहे जनाब रेवेन्यू जो आगे आने वाले सालों में 15% से ग्रो करेगा नेक्स्ट 3 ईयर तक, और ईयर 4 से ऑनवर्ड्स 9% पे ग्रो करेगा परपिचुटी में, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80% रहेंगे रेवेन्यू के, और चाहे ग्रोथ कुछ भी हो जाए रेवेन्यू का 80% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो। डन। टैक्स रेट मेरा 28% है। डेट इक्विटी रेशियो हम 1:2 रखते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है जी। कंपेरेटर ऑफ सिमिलर साइज है इक्विटी बीटा ऑफ 1.3, ठीक है जी। हमारे जितने कंपनी का बीटा इक्विटी जो है वो 1.3 है था, उसका जो है वो डेट इक्विटी रेशियो 1:3 है। मेरा डेट इक्विटी रेशियो स्लाइटली बेहतर है, 1:2 है, ठीक है जी। यानी मेरा सर 1 रुपए का अगर इक्विटी है, सर बेहतर नहीं थोड़ा वर्स्ट है। अगर मेरे 1 रुपए की इक्विटी है तो 1 रुपए का डेट है 2 रुपए की इक्विटी है, और सर इस इंडस्ट्री में 1 रुपए के डेट के अगेंस्ट 3 रुपए की इक्विटी, तो मेरा सीधी सी बात है बीटा इक्विटी इससे ज्यादा होगा, ठीक है जी। और बीटा डेट वो कह रहा है 0 है, चलो ठीक है जी। एक तरीका तो सर हमारे पास इसने रेवेन्यू की ग्रोथ दे दी तो कैश फ्लोज वगैरह पे जाएगा, ठीक है जी। एक तरीके में सर इसने प्राइस अर्निंग का हिसाब किताब दे दिया उस पर जाएगा। फिर एक सर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पे जाएगा जिसमें आपने बीटा इक्विटी से फिर के निकालना है और फिर इवेंचुअली वैक वगैरह निकालना है, ठीक है जी। सर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का डाटा दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6 में। अपेरेंटली यहां मेरे पास जो टेक्निक्स नजर आ रही है मुझे, एक तो नेट एसेट वैल्यूएशन टेक्निक होगी, प्राइस अर्निंग मल्टीपल होगा, सर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज होंगे, और सर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के अलावा और क्या होगा सर, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के अलावा पी मेथड तो हमने डिस्कस कर लिया। आए सर जितने पॉसिबल मेथड्स हैं उससे एक एक करके शुरू करते हैं सर, ठीक है जी। सबसे पहले सर मैं जा रहा हूं जनाब नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। अब एक चीज अच्छे तरीके से सुनिएगा सर। सर मेरी एक फैक्ट्री है, चलती हुई फैक्ट्री है, इसके अंदर मेरे मशीन्स भी हैं, स्टॉक भी है, मेरी प्रेमिसेस भी है, सर मेरे पास जो है ना प्लांट्स भी हैं, मेरे पास सर जो है वो रिसीवेबल्स भी हैं, मेरे पास सर बेतहाशा एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन ये रनिंग बिजनेस है। मैं एक बंदे को बुलाता हूं, मैं कहता हूं भाई ये रनिंग बिजनेस है, इसके कस्टमर्स भी हैं, एस्टेब्लिश बिजनेस है, इसके कितने पैसे लगाओगे? उसने कहा सर मैं इस पूरे बिजनेस के पैसे लगाऊंगा 120 रुपए। कितने? 120। हमने कहा व्हाट इफ कि हम इस बिजनेस को ना बेचें, इसके एक एक एसेट को उठा के हम बेचना शुरू करें।
तो हमें पता चला कि उन सारे एसेट्स का जो फेयर वैल्यू का टोटल होगा वो होगा से मिसाल के तौर पर 95। इन दोनों में डिफरेंस क्यों? इन दोनों में डिफरेंस क्यों? एक एक एसेट को अलग अलग टुकड़ों में बेचो तो कम पैसे मिल रहे हैं, पूरा बिजनेस में आके बेचो तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। आखिर रीजन क्या है? सर जब आप एक चीज को बिजनेस में के तौर पे बेचते हैं ना, तो हम कहते हैं जनाब हमने सारे एसेट्स ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में बेचे। क्या किए? ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में बेचे, चलते हुए हालत में बेचे, बंद करके नहीं, चलते हुए हालत में बेचे, वैल्यू ज्यादा होगी हमेशा। नंबर टू, सर जब आप एक बिजनेस खरीदते हो तो उस बिजनेस के बहुत सारे इंटेंजिबल्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज, उनके एम्प्लॉयज, ये सारा आपको चलता हुआ बिजनेस मिल जाता है। तो सर वो मेरे पास जो इंटेंजिबल्स हैं सर वो अकेले अकेले नहीं बेच, सर मेरे एक बिजनेस में से इंटेंजिबल्स, जो इंटेंजिबल इंटरनली जनरेटेड है वो अलग नहीं हो सकता, बिकेगा तो बिजनेस के साथ ही बिकेगा। तो याद रखिएगा हमेशा एक ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में एक मुकम्मल बिजनेस की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उसके एसेट्स अगर हम निकाल निकाल के बेचें। उसका मेन रीजन, दो मेन रीजन है। नंबर वन, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में एसेट्स की वैल्यू अलग है, नॉन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में एसेट की वैल्यू कम है। दूसरा रीजन ये कि सर जब आप एक पूरे बिजनेस को बेच रहे होते हैं तो उसके अंदर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल यानी कंपनी की मार्केट स्टैंडिंग, कंपनी का कस्टमर लिस्ट, कंपनी के की एम्प्लॉयज, सर कंपनी का कल्चर, ये कंपनी का जो है वो जो हमारा इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा जो है वो इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा सर बेचा जाता है। जबकि अगर मैं टुकड़ों टुकड़ों में एसेट्स बेचूं तो सर वो वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। सर जब हम बात करते हैं नेट एसेट्स वैल्यूएशन, तो नेट एसेट्स वैल्यूएशन के अंदर हमेशा हम ये अज्यूम करते हैं कि हम सारे एसेट्स इंडिविजुअली बेचेंगे, यानी नॉन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में बेचेंगे। इसका मतलब है इस मेथड से जो डिटरमिन की जाती है वैल्यू वो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि सर इसमें आप एसेट्स को उठा के अगर अलग अलग भी बेचोगे तो कम से कम इतने वैल्यू, इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। सर मैं सवाल में देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है सर? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स नजर आ रहा है 2.5 लाख रुपए। मैं कह रहा हूं जनाब मेरे पास सर फेयर वैल्यू मौजूद है कितने की? 2.5 लाख रुपए की, इंटायर बिजनेस की। ठीक है जी, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं नंबर ऑफ शेयर से। शेयर्स कितने जनाब मेरे पास? सर 10,000। तो इसका मतलब मुझे एक शेयर कितने में ऑफर करना चाहिए? कम से कम कितने में? 25 में। याद रखिएगा इस वैल्यू में, इस पर्टिकुलर वैल्यू में मसले मसाइल क्या है? नंबर वन, नॉन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है जी, आप एसेट्स बेच रहे हो अलग अलग इंडिविजुअली मिला के, नॉन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। नंबर टू इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स आर इग्नोर्ड। ऐसा, ये बात समझ आती? ये लिमिटेशन है इसके साथ। मुझे बताएं एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी आएगी? सर एक शेयर की मार्केट वैल्यू आएगी 25 रुपए। इसका मतलब है कंपनी को कम से कम एक शेयर 25 रुपए में ऑफर करना चाहिए। ये कंपनी की फ्लोर वैल्यू है, यानी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। मैं कहता हूं बाहर में गया बिजनेस, बहुत ही बुरे हालात हुए ना, एक एक एसेट अलग अलग उठा के हम बेच देंगे, तब भी इंशाल्लाह 25 रुपए पर शेयर हमें मिल जाएगा। ये बात समझ आती है सर? सर इसको कॉपी कर लें जनाब, नेट एसेट्स वैल्यूएशन को, तो हम एक स्टेप आगे बढ़े। ठीक है जी। अच्छा जनाब, हम जा रहे हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड में हमारे पास जो हिसाब किताब बनता है सर वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स का भी होता है। अच्छा देखिए, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को मैं जरा सा पहले एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। देखिए आम फैम अल्फाज में अगर एक कंपनी से 1 रुपया कमाती, 1 रुपए की अर्निंग करती है और उस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू 10, ठीक है जी, या 1 रुपए की अर्निंग कर रही है, ठीक है जी, ये मेरा ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, और कंपनी की मार्केट वैल्यू है 10 रुपए। तो मैं कहूंगा जनाब कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के 1 रुपए की अर्निंग के लिए जो सालाना कमाएंगे 10 रुपए देने को तैयार है। यानी एक शेयर होल्डर 10 रुपए का शेयर खरीदेगा और जिंदगी भर 1 रुपए का रिटर्न खाता रहेगा, अज्यूमिंग के रिटर्न कांस्टेंट है। ठीक है जी। मुझे एक बात ये बताएं सर, ये किन कंपनीज का ये जो मल्टीपल होता है, अर्निंग मल्टीपल, ये अर्निंग मल्टीपल कितना आ रहा है जनाब? मार्केट प्राइस ओवर ईपीएस, ये आ रहा है 10। अब मुझे एक बात बताएं, एक अच्छी कंपनी का अर्निंग मल्टीपल क्या होगा? ज्यादा होगा, 15, 20, 26, 24। ठीक है जी, यानी इन्वेस्टर 1 रुपए की अर्निंग के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। अज्यूम करें ये मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है से थल कॉर्पोरेशन, और एक कंपनी है जिसका नाम है एंग्रो। आप हो इन्वेस्टर,
आपसे ये कंपनी भी कह रही है जी मैं 1 रुपया साल का कमाता हूं, मेरा ईपीएस 1 रुपया। ये कंपनी भी कहती है जी मेरा ईपीएस 1 रुपया, दोनों आपसे कह रही है। ठीक है जी। थल कॉर्पोरेशन भी कह रहा है जी मैं 1 रुपया कमा के दूंगा पर शेयर, एंग्रो भी कह रहा है मैं 1 रुपया कमा के दूंगा पर शेयर। अब आप इन्वेस्टर के तौर पे थल कॉर्पोरेशन को देखते हो और आप कहते हो मैं आपके शेयर के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम 12 रुपए दूंगा, यानी 1 रुपए की अर्निंग के अगेंस्ट में 12 रुपए का शेयर खरीद लूंगा, भले आप 1 रुपए की अर्निंग मुझे देते रहो। एंग्रो के लिए एंग्रो कहेगा नहीं भाई मैं तो कंपनी एक वक्री टाइप की हूं, मैं बड़ी कंपनी हूं भाई, मेरे ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस है। तो एंग्रो स्टेज पे मैं भी आपसे सर 18 रुपए मांग रही हूं। अच्छा देखो दोनों की मुर्गी अंडा एक एक दे रही है, लेकिन इन्वेस्टर ज्यादा पैसे देने को तैयार है एंग्रो को, क्योंकि एंग्रो एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लोगों की नजरों में मशहूर है, स्टेबल है, अच्छी है। थल कॉर्पोरेशन में लोगों को रिस्क ज्यादा लग रहा है, तो इवन एक अंडा या 1 रुपए की अर्निंग्स भी मिल रही है तो वो पैसे कम देने को तैयार है। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एंग्रो में ज्यादा है और थल कॉर्पोरेशन में कम। ठीक है जी। अब एक बात बताएं, अच्छा मुल्क में किसी भी आप इंडस्ट्री को उठाओ, जैसे मिसाल के तौर पर आप उठा लो ऑयल एंड गैस को, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है जी। अब ऑयल एंड गैस में आपको दो टाइप की कंपनीज मिलेंगी, एक मिलेंगी सर लिस्टेड, एक मिलेंगी अनलिस्टेड। दोनों की अर्निंग अगर 1 रुपया, खुद बताओ, खुद बताओ, एक जैसी कंपनी आइडेंटिकल है, लिस्टेड के शेयर्स मार्केट में बिकते हैं, अनलिस्टेड के शेयर्स मार्केट में नहीं बिकते। अगर आपने खरीद लिए और अगर आपको इनको बेचना है तो आपको ठीक ठाक वेट करना पड़ेगा, कस्टमर ढूंढना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है सर लिस्टेड के अंदर लिक्विडिटी अच्छी है, लेकिन अनलिस्टेड के अंदर इलिक्विडिटी है, यानी इलिक्विड है स्टॉक, इसका स्टॉक आराम से बिकेगा नहीं। अब मुझे बताओ किसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल ज्यादा होना चाहिए, किसमें इन्वेस्टर ज्यादा कॉन्फिडेंटली पैसा इन्वेस्ट करेगा? सीधी सी बात है लिस्टेड का। तो एक रूल ऑफ थंब इंडस्ट्री में ये होता है कि लिस्टेड एंटिटी का आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल उठाते हो, ठीक है जी। आप कहते हो जी 1 रुपए की अर्निंग के लिए अगर लिस्टेड एंटिटी को इसी सेक्टर में 15 रुपए मिल रहे हैं तो मुझे इसका 2/3 मिल जाएगा। 2/3 ये एक रूल ऑफ थंब है। कुछ लोग 80% लेते हैं, कुछ लोग 70% लेते हैं, कुछ लोग 75% लेते हैं, कुछ लोग 2/3 यानी 66.67% लेते हैं। एक लिस्टेड एंटिटी के पीई को हम अनलिस्टेड के लिए जो है वो एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको किसी भी लिस्टेड एंटिटी का पीई दूं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल दूं, आप उसको एडजस्ट कर दोगे अनलिस्टेड के लिए? और फिर अनलिस्टेड का आप क्या देखोगे, ईपीएस कितना है, इस ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, तो क्या आ जाएगी आपके पास? मार्केट वैल्यू पर शेयर। यानी जब आप प्राइस अर्निंग को मल्टीप्लाई करते हो अर्निंग से तो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या रह जाती है? प्राइस। तो आपको सर सबसे पहले क्या करना है, अगर प्राइस अर्निंग मल्टीपल वाला मेथड यूज करना है, यू हैव टू फाइंड अ लिस्टेड एंटिटी, you have to know its price earning multiple, you then have to adjust it for unlisted company and then unlisted company का EPS आपने कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे? प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी इन द सेम सेक्टर। तो सर हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे, पहला क्या है सर? पी चाहिए आपको किसका? ऑफ लिस्टेड कंपनी इन सेम सेक्टर, पहला स्टेप। दूसरा एडजस्ट पी फॉर आर अनलिस्टेड कंपनी। तीसरी चीज सर कैलकुलेट ईपीएस ऑफ आर कंपनी, ऐसा। चौथा find market value per share by multiplying PE adjusted with EPS। ठीक है जी। आइए जरा सर देखते हैं सवाल में क्या गिवन। सवाल में वो कह रहा है भैया कि एक लिस्टेड एंटिटी इन द सेम सीमेंट सेक्टर, उसका पी 15 से 19 के बीच में, 15 से 19 के बीच में, तो 15 से 19 तो सर वेरिएबल हो गया। अब क्या करें? अब हम रेंज बनाते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास जो पी है
लिस्टेड एंटिटी का हाईएस्ट, लोएस्ट और एवरेज। हाईएस्ट पी है 19, लोएस्ट है 15, एवरेज इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं 17 आ जाए। डन। अगर मैं इसको क्या कर दूं, एडजस्ट फॉर अनलिस्टेड, अब आपकी मर्जी, आप इसका 70% लें, 80% लें, 2/3 लें। आमतौर पर 2/3 लिया जाता है, लेकिन आप एग्जाम में 75, 70% या 80% भी ले सकते हो। ठीक है जी। अब मेरे पास सर अगर इन सबका मैं 2/3 लूं तो सर 2/3 मेरे पास 19 का आएगा 12.67। ठीक है जी। सर मेरे पास 17 पे आएगा 15 पे आएगा 10, चलो लोअर 15 है ना, 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास सर 11.33। अब मेरा स्टेप 2 क्या है, मुझे ईपीएस कैलकुलेट करना है, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है, ऐसे ही है सर। अगर मैं अर्निंग्स कैलकुलेट करने जाऊं तो सवाल में मुझे रेवेन्यू गिवन है शायद, 2,75,000 का रेवेन्यू गिवन है और मुझे बताया कि रेवेन्यू बढ़ेगा। नहीं सर, हम पी के लिए ना करंट हालात ही देखते हैं, करंट रेवेन्यू हमें चाहिए, करंट ईयर का हिसाब किताब हमें चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, 2,75,000 रुपए का रेवेन्यू है सर, मेरे पास 80% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, 28% का टैक्स है सर, मेरा डेट इक्विटी रेशियो 1:2 है। अगर मेरा 1 लाख रुपए का इक्विटी जो यहां दिया हुआ है तो मेरा 50,000 रुपए का डेट भी होगा, ऐसा। और इस डेट पे कोई इंटरेस्ट रेट गिवन है, कोई इंटरेस्ट रेट गिवन है? नहीं गिवन है तो सर मैं 8% का जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड का ट्रेजरी रेट ही ले लूंगा, मैं अज्यूम करूंगा इतना ही मैं सूद पे करता हूं। तो सर अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरे पास सर रेवेन्यू है 2,75,000, सही है भाई। अब मेरे पास सर जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है, 80% कॉस्ट है सर, 80% मेरे पास ये बनती है कोई 2,20,000। सर मेरे पास इंटरेस्ट 50,000 रुपए का लोन मैं अज्यूम कर रहा हूं सर, अगर मेरी इक्विटी 1 लाख है तो 50,000 का मेरे पास लोन होगा, मल्टीप्लाई बाय 8%, यह आ रहा है कुछ 4,000 रुपए का। अगर आप इसको डिडक्ट करते हैं तो सर ये आपके पास कोई 51,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे हम लगा देते हैं टैक्स 28% का, 28% है जी सर, 14,280 रुपए का। सर मेरे पास बच जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का, 36,720। ये जो 36,720 रुपए का अमाउंट है प्रॉफिट, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 10,000 शेयर से। डिवाइड करूं तो सर मेरे पास कोई 3.672 यह आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ऐसा। और अगर मैं इस ईपीएस को 3.672 और 3.672 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सर जो रेंज ऑफ मार्केट प्राइसेस आती हैं हाईएस्ट पी पे एडजस्ट करने के बाद सर मेरे पास 12.67 के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू बनती है 46.51। लोएस्ट पे मेरे पास बनती है सर कोई 36.72 और सर मेरे पास एवरेज के ऊपर ईपीएस पे बनती है सर 41.62। ये मेरे पास सर प्राइसेस आती हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल से। आपने पिक किया इंडस्ट्री की कैसी कंपनी जो मेरे सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही है, अच्छी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, वो पिक किया, उसका पी पिक किया, उसको मैंने एडजस्ट किया अनलिस्टेड होने की वजह से 2/3 लिया मैंने सर, मैंने अपना ईपीएस कैलकुलेट किया और सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी लिस्टेड एंटिटीज होंगी, किसी का पी ज्यादा है किसी का कम है, तो मैंने तीनों रेंजेस के ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया ताकि आसानी रहे हमें डिसीजन लेने में कि हमें कौन सी प्राइस के ऊपर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करनी है, क्योंकि हमने कंपनी के शेयर्स पब्लिक में ऑफर करने, उसके लिए हम सारा काम करें। ठीक है जी सर, हम अपने तीसरे मेथड पे जा रहे हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड। आप इसको सुकून से पहले कॉपी कर लीजिएगा। अब हम जा रहे हैं सर अपने तीसरे मेथड पे, और तीसरे मेथड में सर हमारे पास है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या है वो जरा देख लें जनाब। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में मुझे एक तो कैश फ्लो चाहिए और फिर उसको मैंने डिस्काउंट करना है। ठीक है
सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, कैश फ्लोज डिस्काउंट कर देते हैं, कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर देते हैं। अच्छा, कैश फ्लोज के लिए वो कह रहा है रेवेन्यू 275 है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से अगले 3 साल तक ये 15% पे बढ़ेगा, ठीक है, और चौथे साल से ये 9% पे बढ़ना शुरू होगा, 9% ग्रोथ के ऊपर। तो एक काम करता हूं मैं सर, मैं ले लेता हूं 3 साल का रेवेन्यू, चौथे साल का रेट मुझे पता है कि कांस्टेंट है 9% का, तो मैं आगे से ले लूंगा। सर मेरे पास रेवेन्यू है सर 275 है, लेकिन पहले साल इंक्रीज होगा 15% से, तो सर मेरे पास 15% से जो कैश फ्लोज इंक्रीज होंगे ये मेरे पास हो जाएंगे 316.25। फिर इसको मैं मजीद 15% इंक्रीज करूंगा तो ये हो जाएगा 363.7। इसको मैं मजीद 15% इंक्रीज करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 418.24। आगे से ये 9% बढ़ेगा, ये आगे से 9% बढ़ेगा। डन। चलिए मेरे पास सर कॉस्ट 80% है सर, इसका 80% है 253, इसका 80% है सर 290.95, इसका 80% है सर मेरे पास 364.71। ठीक है जी सर, मेरे पास इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कैश फ्लोज में इंटरेस्ट नहीं लेते, डिस्काउंट रेट के अंदर वो ऑलरेडी शामिल होता है। सर नेट कैश फ्लोज बिफोर टैक्स है मेरे पास 63.25, सर मेरे पास ये आ रहा है 72.74, और मेरे पास लास्ट आ रहा है सर 83.65। सर मैं इस पे करूंगा टैक्स। सर मेरे पास टैक्स है 28% का कैश फ्लोज के लिए, सर मेरे पास ये आ जाएगा 17.71। सर मैं नेट करूं तो मेरे पास बचेगा 45.54। सर इधर मेरे पास 28% के हिसाब से आएगा 52.37, नहीं सॉरी, मेरे पास आएगा 20.37। मेरे पास बचेगा सर 52.37। सर यहां मेरे पास आएगा अराउंड 25.53, और बचेगा मेरे पास कितना जनाब, बचेगा मेरे पास 23.42 है सर, और मेरे पास सर ये आ रहा है जनाब अराउंड 65.65। ये तीन तो कैश फ्लोज ऐसे हो गए जो मुझे पता है, ठीक है जी। इसके आगे जो है वो ग्रोथ रेट 9% होगी। अभी ये ग्रो हो रहा था किस रेट से, 15% से, ठीक है जी। आगे से ग्रो होगा 9% से, वो हम देख लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं जनाब, सबसे पहले हम मालूम करते हैं अप्रोप्रिएट डिस्काउंट। डन। अच्छा जी, इस सवाल में एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। आपको यह कहा है कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो 1:2 है, एवरेज इंडस्ट्री में डेट रेशियो 1:3 है, और एक एवरेज कंपनी का बीटा इक्विटी 1.3। इसका मतलब ये बीटा इक्विटी मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि मेरा डेट इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री से डिफरेंट है। तो मैं काम करूंगा, पहले इसको अनगेयर करूंगा, यानी सारा इसमें तो फाइनेंशियल रिस्क हटाऊंगा, फिर इसको रीगेयर करूंगा अपने डेट इक्विटी रेशियो। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं सबसे पहले काम ही कर रहा हूं भैया। स्टेप 1, अनगियरिंग। सर बीटा इक्विटी है मेरे पास 1.3, जिस सेक्टर में ऑपरेट करना है इक्विटी है मेरे पास 3, सर डेट है 1, सर टैक्स रेट है 28%। हम इसको कर रहे हैं अनगियर। अनगियर करने से क्या होगा सर, मुझे बीटा एसेट मिल जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3/3 + 1 इंटू 72%, 28% का टैक्स हटाने के बाद, ठीक है जी। सर ये मेरे पास आएगा बीटा एसेट कितना भैया, बीटा एसेट आ रहा है सर मेरे पास 1.0484। अब मैं इसको क्या करूंगा सर, स्टेप 2, रीगियर। स्टेप ए और स्टेप बी। ऐसा क्या करना चाहिए सर मुझे, सर आई हैव अ बीटा एसेट ऑफ 1.0484। डन। सर मेरे पास जो डेट और इक्विटी है, अब आर कंपनी, सर आर कंपनी विल मेंटेन अ डेट इक्विटी रेशियोस टू 1:2। ऐसा सर टैक्स रेट मेरे लिए भी 28% है। अब बताएं सर, अगर मैं इसको काम करूं,
बीटा इक्विटी निकालने की कोशिश करूं इसमें से, तो बीटा इक्विटी कैसे निकलेगा सर? 1.0484 सर इक्वल्स टू 2/2 प्लस 1 इंटू 0.72 मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्विटी। अब बीटा इक्विटी मालूम करें इसमें सर कितना आ रहा है? सर हमारे डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से बीटा इक्विटी आ रहा है 1.4258। अब इस बीटा इक्विटी से मैंने क्या निकालना है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर मेरा रिस्क फ्री रेट कितना है जनाब मार्केट में जो चल रहा है इस वक्त? रिस्क फ्री रेट सर, दिस रिस्क फ्री रेट इज अराउंड 8% और RM 14% है। 8 और 14%। सर मेरे पास के कितना आ रहा है सर इसके अंदर? देखें जरा जनाब, सर के मेरे पास आ रहा है 16.55%। ऐसा 16.55%। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई ना 16.55%। सर अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, मैं इसी से डिस्काउंटिंग कर लूं? हाँ कर लें सर, इसी से डिस्काउंटिंग कर लें। मुझे कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इक्विटी की मार्केट वैल्यू चाहिए सर। तो एक काम करते हैं, हम इन कैश फ्लोज की इसी से डिस्काउंटिंग करते हैं। लेकिन हमें एक बात पता है कि एक कैश फ्लो जो 65.65 से आगे आ रहे हैं वो परपेचुटी में जाएंगे, वो 9% से ग्रो करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज कॉल्ड दी टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का मतलब है वो सारे कैश फ्लोज जो इस साल से बियॉन्ड पड़ेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए सर मेरे पास 65.65 है, यस सर, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9% डिवाइडेड बाय के 16.55% माइनस 9%। सर अगर इस टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो मुझे बता दें। यार अपेरेंटली एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक नजर आ रही है मुझे, ये जो है वो 60 पॉइंट शायद 23 है ऐसा, ये 60.23 है, चेक कर लें जी। और इसको रखते हैं जनाब 60.23, ठीक है जी। अब कैलकुलेट करें सर इसको। सर ये मेरे पास आता है अराउंड कोई 868.94 ऐसा। ये सारी फिगर्स थाउजेंड में चल रही है सर। मैं इधर टर्मिनल वैल्यू आके रखता हूं 868.94 ऐसा। अब मैं करता हूं सर इसका टोटल 45.54 52.37 और सर ये मेरे पास हो जाता है अराउंड 929.17। अब मैंने सिंपली इनको जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने कैलकुलेट की है उससे मैंने डिस्काउंट करना है, ठीक है जी। तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं सर एट 16.55%, ठीक है जी। अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं सर मेरे पास 45.54 की प्रेजेंट वैल्यू आती है 39.04, 52 की मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आती है 38.55, सर मेरे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 586.82 और मेरे पास सर इन सब की टोटल वैल्यू आती है थाउजेंड्स के अंदर, ठीक है जी। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी यानी इक्विटी की मार्केट वैल्यू जो है वो सर ये तीनों मिला के आती है 664440, ठीक है जी। सर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स ये हैं 10,000। सर अगर मैं डिवाइड करता हूं तो सर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 66.44 पर शेयर, मेरे पास ये वैल्यू बनती है, ठीक है जी। तो सर ये तीनों मेथड से जिससे हमने वैल्यू निकाली, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आप देख लीजिएगा, अच्छा वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। इसमें 3-4 वैल्यूएशन टेक्निक्स टेस्ट हुए हैं। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अर्निंग यील्ड एक मॉडल होता है, उसमें आप डिविडेंड की जगह ईपीएस रख के, यानी जो डिविडेंड का फंक्शन है सर डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय
के माइनस ग्रोथ रेट। ये मेरे पास है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है मार्केट वैल्यू मालूम करने का। सर मैं इस डिविडेंड की जगह ईपीएस भी रख सकता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास अर्निंग यील्ड मॉडल होगा, दोनों वैल्यूएशन मॉडल लग सकते हैं सर। यहाँ पे डिविडेंड का जिक्र नहीं था, ईपीएस से मैं चौथा मॉडल भी अप्लाई कर सकता था। एग्जामिनर ने नहीं किया हुआ, मैं कर सकता था। अर्निंग यील्ड मॉडल कहलाता है, आप कर सकते हो, कोई इशू वाली बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है जी। इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।